गुड मॉर्निंग सभी को। आज का क्लास जो है हम शुरू करने से पहले आप लोग को बता देते हैं कि सबसे पहले आप लोग को जीव विज्ञान चल रहा था, है ना। 10th का जीव विज्ञान जो चल रहा था उसका अगला पार्ट लेकर आए हैं। इसके पहले हम जैव प्रकर्म के बारे में बहुत सारी बातों को बताए थे। अब उसके आगे है श्वसन। क्या है? श्वसन। ठीक है, तो श्वसन हम लोग समझेंगे। क्या समझेंगे आज? श्वसन। ठीक है, आप सभी को जो है बढ़िया तरीके से समझना है। इसके पहले जो भी वीडियो को नहीं देखे हैं या फिर जो क्लास को नहीं किए हैं तो वो क्लास नहीं कर पाए तो वीडियो को जाकर देख लीजिएगा। और जो आप हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, ताकि उससे जो है नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए आज का सेशन को शुरू करते हैं। श्वसन। देखिए, मनुष्य में जैव प्रकर्म का जो हिस्सा है उसमें जो है श्वसन भी काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि श्वसन के बिना मनुष्य जो है जीवित रहना मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि कहा जाता है कि हवा जो है मनुष्य का लाइफ है, श्वसन नहीं होगा तो मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। अब श्वसन क्यों करता है? तो श्वसन करने से हमारे जो शरीर का भोजन है, ठीक है, भोजन जो होता है वो टूटता है और टूटने के बाद जो है वो हीमोग्लोबिन जो होता है, ऑक्सीजन होता है, उन सबको वहन करता है। श्वसन जो है एक दूसरे से तोड़ता है। क्या करता है? तोड़ता है। ठीक है, अब देखिए कहता है पोषण प्रकर्म के दौरान ग्रहण की गई खाद्य सामग्री, यानी जो हम भोजन को करते हैं, भोजन को हम जो खाएं पोषण के दौरान, पोषण किए इसका मतलब हम लोग खान पान पर ध्यान दें। तो खान पान के पर ध्यान देने के बाद कहता है खाद्य सामग्री का उपयोग कोशिकाओं में होता है। ठीक है, कोशिकाओं में होता है, जिससे विभिन्न जैव प्रकर्म के लिए ऊर्जा प्राप्त होती है। बहुत सारा जैव प्रकर्म का हिस्सा है ना। नियंत्रण समन्वय है, श्वसन है, परिवहन है कि नहीं। तो ये सब जो हिस्सा है उसमें जो है बहुत सारा जो है क्या करता है, आपको हिस्सा लेता है, उसके लिए ऊर्जा प्राप्त होता है। ऊर्जा उत्पादन के लिए कोशिकाओं में भोजन के विखंडन को कोशिकीय श्वसन कहते हैं। क्या कहते हैं? कोशिकीय श्वसन कहते हैं। यही आपको समझना था कि श्वसन जो है क्यों जरूरी है, क्योंकि ऊर्जा का उत्पादन जो होगा वह जो है कैसे होगा? श्वसन के द्वारा होगा। वह हमारे भोजन को तोड़ने में मदद करेगा। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार समझ में आ गया होगा। अब देखिए विभिन्न पथों पर ग्लूकोज का विखंडन, ग्लूकोज जो होता है CHO H12O, यही होता है सूत्र। ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? CHO H12O। इसको क्या करता है? 6 कार्बन को तोड़ता है। 6 कार्बन को क्या करता है? तोड़ता है कोशिका दर में। क्या करता है? कोशिका दर में इसको तोड़ देता है। ठीक है, अब उसके कोशिका दर में तोड़ने के बाद पायरुवेट और प्लस ऊर्जा। अब देखिए पायरुवेट प्लस ऊर्जा कहने का मतलब इसके आगे जब टूटेगा तो इसमें 3 कंडीशन आएगा। क्या आएगा? 3 कंडीशन। एक वो रहेगा ऑक्सीजन की उपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन रहेगा, ऑक्सीजन रहेगा। एक बिना ऑक्सीजन का, और एक ऑक्सीजन रहेगा लेकिन कम रहेगा। 3 स्थिति आया, यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ऑक्सीजन का अभाव में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। मतलब कहीं कभी कभी ज़्यादा हो जाएगा, कभी कभी कम रहेगा, है ना, और कभी कभी रहबे नहीं करेगा। तो 3 कंडीशन आया। क्या कंडीशन आया? 3 कंडीशन आया। कब? किस में आया 3 कंडीशन? श्वसन के दौरान। किसके दौरान? श्वसन के दौरान 3 कंडीशन आ गया। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति, ऑक्सीजन का अभाव और ऑक्सीजन की उपस्थिति। अब इसी को बांट देते हैं कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में जो होता है उसको कहते हैं वायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? वायवीय श्वसन। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है उसको कहते हैं अवायवीय श्वसन। क्या कहते हैं? अवायवीय श्वसन। ऑक्सीजन के साथ है वायवीय, याद रखना है, ऑक्सीजन के साथ साथ, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अवायवीय। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है वायवीय और अवायवीय, वायवीय और अवायवीय। तो श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। श्वसन कितने प्रकार के? 2 प्रकार के, वायवीय और अवायवीय, वायवीय और अवायवीय, वायवीय और अवायवीय। अब देखिए अवायवीय में क्या क्या हो सकता है। देखिए क्या इथेनॉल प्लस कार्बन डाई ऊर्जा, ये जो होता है ये सब क्या होता है? ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, मतलब यहाँ ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं रहेगा। ऑक्सीजन का संकेत जो होता है O2 होता है, इसको याद रखिएगा। याद रखना है ऑक्सीजन को O2 होता है। O3 भी कहीं कहीं मिलेगा लिखल, तो ये ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन। इसको भी समझ लीजिएगा, ओजोन होता है। क्या होता है? ओजोन। आई क्या हो गया? ऑक्सीजन। क्या हो गया? ऑक्सीजन। कहीं ऑक्सीजन आपको O2 दिखे तो समझ जाइएगा 2 अणु होता है ऑक्सीजन में। कितना अणु होता है? 2 अणु। और ओजोन में कितने अणु होते हैं? 3 अणु। ओजोन में कितने अणु? 3 अणु। चलिए, तो ये फिर डिटेल आप पढ़िएगा केमिस्ट्री में, यहाँ पर सिर्फ इतना ही जानना है। अब देखिएगा ऑक्सीजन के अभाव में, जब ऑक्सीजन, जैसे अब कहिएगा सर अभाव कब होगा? जैसे कोई धावक दौड़ता है, तो दौड़ता है तो उसको ऑक्सीजन की मात्रा कम मिल पाता है, तो देखते हैं थक जाता है, मिलता है। अच्छा, दौड़ते हैं तो ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिलता है, मिलता है लेकिन कम मिलता है। जैसे हम लोग अभी नॉर्मली है, तो नॉर्मली पूरा ऑक्सीजन बढ़िया से ले रहे हैं हम, तो हम लोग को क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ऑक्सीजन ले लेते हैं। थोड़ा सा छोटा कीजिए तो,
हाँ ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, जल ले लेते हैं और ऊर्जा ले लेते हैं। जल ले लेते हैं और क्या लेते हैं? ऊर्जा। तो जल वाष्प जो होता है उसके बाद ऊर्जा। लेकिन जब हम लोग दौड़ते हैं तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो उससे हम लोग को थकान महसूस होता है, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाता है? लैक्टिक अम्ल। हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल हो जाता है, यानी कि जमाव हो जाता है, जिसके कारण हम थक जाते हैं। क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। यही आपको समझना है। लैक्टिक अम्ल के कारण अब कहेगा कि मांसपेशियों में थकान या फिर जमाव किसके कारण आता है? लैक्टिक अम्ल के कारण। हालांकि लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? दूध में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल कहेगा लैक्टिक अम्ल। दूध में कहेगा कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ये आपको ध्यान में रखना है कि दूध में क्या पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा। आगे देखिएगा, श्वसन में 2 प्रकार के हो गया, अभी बताए थे। कौन कौन हो गया? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। कौन कौन हो गया? वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। अब देखिएगा वायवीय श्वसन। वायवीय, थोड़ा सा बड़ा कीजिए। वायवीय श्वसन में कहता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। वायवीय श्वसन कैसे होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। वायवीय श्वसन कब होगा? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। और अवायवीय श्वसन अनुपस्थिति में। याद रहेगा, ऑक्सीजन के साथ साथ वायवीय, ऑक्सीजन के बिना अवायवीय। आगे देखिए, कहता है ग्लूकोज का पूर्ण उपचयन होता है और इसमें अपचयन, इसमें उपचयन होता है, लेकिन इसमें क्या रहता है? एथेनॉल, लैक्टिक अम्ल और कार्बन डाइऑक्साइड और ऊर्जा होता है। यानी इसमें लैक्टिक अम्ल हो जाता है। क्या हो जाता है? लैक्टिक। लेकिन इसमें एकदम पानी रहेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, ऊर्जा रहेगा, जो कि हमारे शरीर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी होता है। तो इसलिए हम लोग का शरीर एनर्जी फुल रहता है, एनर्जी बना हुआ रहता है। लेकिन जब अवायवीय होगा तो उस समय जो है क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल हो जाएगा, एथेनॉल हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और ऊर्जा होगा। तो इसलिए हम लोग क्या हो जाते हैं? थक जाते हैं। क्या होते हैं? थक जाते हैं। उसके बाद कहता है वायवीय श्वसन जो होता है कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। याद रखिएगा, वायवीय श्वसन 2 जगह होता है, कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका द्रव व माइटोकॉन्ड्रिया। लेकिन अवायवीय श्वसन सिर्फ कोशिका द्रव में होता है। अवायवीय श्वसन कहाँ होता है? वायवीय श्वसन 2 जगह। वायवीय श्वसन कहाँ कहाँ? माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है? ऊर्जा का शक्ति गृह। ऊर्जा का शक्ति गृह ने इंग्लिश में पावर हाउस भी कहते हैं, यानी कि द पावर हाउस ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का शक्ति गृह कहा जाता है किसे? माइटोकॉन्ड्रिया को। याद है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने किया? अल्टमैन। किसने किया था? अल्टमैन। तो ये सब आपको याद रखना होगा, पहले क्लास में हम पढ़ा चुके हैं। ठीक है, चलिए अब देखिएगा कि कोशिका द्रव माइटोकॉन्ड्रिया या केवल कोशिका में। अब देखिए, अधिक ऊर्जा उत्पन्न होती है 36 गो। सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसमें होता है? वायवीय श्वसन में 36 गो, लेकिन इसमें 2 गो होता है मात्र। क्या होता है? 2 गो। 2 गो एटीपी का निर्माण होता है और कम ऊर्जा उत्पन्न होता है। अवायवीय में कम, अवायवीय में श्वसन ज़्यादा। वायवीय श्वसन में ज़्यादा, अवायवीय में कम। क्वेश्चन आ जाएगा, आप किस श्वसन के दौरान अधिक ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं? वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन, अवायवीय और वायवीय दोनों। कौन दीजिएगा आंसर? वायवीय श्वसन। ठीक है, अब कहेगा कि वायवीय श्वसन में कितने एटीपी के कितने अणु भाग लेते हैं? 36 अणु। और अवायवीय दौरान, और कहेगा श्वसन के दौरान कितने अणु भाग लेते हैं? 38 अणु। श्वसन कहेगा तो 36 हो गया ही, 36 और 2 कितना हो गया? 38 हो गया। कुछ याद रहेगा? दोनों में अंतर है, 36 और 2 38। किसमें? श्वसन के दौरान। किसमें? श्वसन के दौरान। लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि वायवीय कहेगा तो 36, अवायवीय कहेगा तो 2। तो ये दोनों को ध्यान में बात को रखना होगा कि वायवीय और अवायवीय में दोनों को ध्यान में रखना है कि वायवीय कहेगा तो क्या कहना है? 36, अवायवीय कहेगा तो 2, लेकिन श्वसन कहेगा तो 38। अब याद रखना है एटीपी क्या है। तो एटीपी जो होता है इसका पूर्ण रूप एग्जाम में पूछ देता है। एटीपी का पूर्ण रूप एड्रोनोसिन, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रख लेना है। ठीक है, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इसको याद रखना है। एटीपी का पूर्ण रूप जो मनुष्य में होता है 36 गो और ईस्ट में होता है 2 गो। तो याद रखना है एटीपी का पूरा नाम बोलो, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एड्रोनोसिन ट्राइफॉस्फेट। गुड। आगे देखिएगा,
वायवीय और अवायवीय होने के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे समझिएगा, देखिएगा मानव श्वसन तंत्र। क्या समझना है? मानव श्वसन तंत्र। ठीक है, मानव श्वसन तंत्र में क्या क्या समझना है, सबसे पहले ध्यान समझिएगा। मानव श्वसन तंत्र में हम लोग जो सांस लेते हैं उसका रास्ता सबसे पहले इसको कहते हैं नासा द्वार। क्या कहते हैं? नासा द्वार। यहाँ पर जो दिख रहा है आप लोग को, उसको क्या कहते हैं? नासा द्वार। इसके ऊपर जो दिख रहा होगा ये वाला, उसको कहते हैं नासा कपाट। क्या कहते हैं? नासा कपाट। इसको कहते हैं नासा कपाट, इसको कहते हैं नासा छिद्र। नासा छिद्र या नासा द्वार, ये जो दो को चना रहा है रे, तो उसको क्या कहते हैं? नासा छिद्र या नासा द्वार। इसके अंदर छिद्र रहता है। अब देखिएगा, इसके आगे देखिएगा, ये नासा कपाट हो गया। उसके बाद क्या हो गया? ग्रसनी। क्या हो गया? ग्रसनी। क्या हो गया? ग्रसनी। क्या हो गया? ग्रसनी। ग्रसनी के आगे बढ़िएगा तो कंठ, और कंठ में ही लगा रहता है क्या? श्वास नली। कंठ के अंदर क्या रहता है? श्वास नली। तो क्या, यहाँ से आइए फिर से, नासा द्वार, कपाट, ग्रसनी, उसके बाद कंठ, और उसके बाद श्वास नली। श्वास नली से जब आगे बढ़िएगा तो देखिए, श्वास नली जब आगे बढ़िएगा तो क्या मिलेगा आपको? श्वास नलिका। श्वास नलिका, श्वास, जिसको कहते हैं श्वसनिका भी। क्या कहते हैं? श्वसनिका भी कहते हैं, या श्वास नलिका। उसके बाद वहां से श्वास नलिका यहाँ से बना हुआ रहता है, सीधे हुआ कहाँ पहुंच जाता है? फेफड़ा में, जिसको हम लोग जीव विज्ञान में फुफ्फुस कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस कहते हैं। फुफ्फुस या फुसफुस जल्दी जल्दी में बोल देता है, फुफ्फुस हो गया। क्या हो गया? फुफ्फुस। तो उसको कहते हैं फेफड़ा। क्या कहते हैं? फेफड़ा। अब फिर से समझिएगा, सबसे पहले क्या हो गया? नासा द्वार, फिर हो गया नासा कपाट, फिर हो गया ग्रसनी, फिर हो गया कंठ। क्या हो गया? कंठ। फिर हो गया श्वास नली, फिर श्वसनिका। उसके बाद श्वसनिका के बाद डायरेक्ट यहाँ कहाँ आ रहा है? फेफड़ा। क्या आ रहा है? फेफड़ा। तो आपको यही समझना है कि सांस लेने का जो है ये तरीका हो गया। फेफड़ा के बाद कुपिका में आता है, फेफड़ा के बाद किसमें आता है? कुपिका कोष जो कहते हैं। उसके बाद देखिएगा रुधिर कोष का। देखिए, हम फिगर के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए थोड़ा सा और ऊपर। अब देखिए समझिए, यहाँ पर देखिए नासा द्वार हो गया, उससे आगे मुंह हो गया। तो सांस जो है दोनों जगह से लिया जा सकता है, मुंह से भी लिया जा सकता है और नासा द्वार से भी लिया जा सकता है, लिया जा सकता है ना। उसके आगे जब ये दोनों मिल के यहाँ से आया तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आगे इसके अंदर में जो थोड़ा होता है उसको ग्रसनी कहते हैं। ग्रसनी के आगे यहाँ पर नीचे आया वो कंठ हो गया। क्या हो गया? कंठ हो गया। और ये जो नली दिख रहा है ये वाला आपको क्या हो गया? श्वास नली। बढ़िया समझिएगा, यहाँ देखिए नासा द्वार, अब मुंह, दोनों से सांस ले सकते हैं कि नहीं? तो दोनों से सांस लिए तो फिर कहाँ, किस रास्ता से? ग्रसनी। ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वास नली। तो श्वास नली, ये उपास्थि बलय जो लिखा हुआ है, हड्डी जो होता है ना एक प्रकार का, तो ये जो बना हुआ है गोल गोल जैसे उपास्थि बलय है, रिंग जैसा बना हुआ रहेगा, पाइप जैसा रहेगा तभी श्वास लेंगे। तो ये पाइप जैसा बना हुआ रहता है तो उसी को उपास्थि बलय कहते हैं। क्या कहते हैं? उपास्थि बलय। अब देखिएगा, यहाँ से श्वास नली से होते हुए ये श्वसनी में जाता है। कहाँ जाता है? श्वसनी में। और श्वसनी में जाने के बाद देखिएगा फुफ्फुस में चल गया। कहाँ चल गया? फुफ्फुस में, जिसको कहते हैं हम लोग फेफड़ा। और फेफड़ा के ऊपर क्या लगा हुआ रहता है? पसली लगा रहता है। क्या लगा रहता है? पसलियाँ। कितना क्या लगा रहता है? पसलियाँ। आ गया समझ में? पसली का हो या पसलियाँ एक से ज़्यादा रहता है तो ये आपको समझना होगा। अब ये जो दिख रहा है आपको रेड वाला, ये दिख रहा है ना, उसको कहते हैं कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका। क्या कहते हैं? कुपिका। आ गया समझ में? तो ये आपको श्वास लेने की प्रक्रिया है कि कैसे कैसे श्वास जाती है। जब हम वायुमंडल से श्वास लेते हैं तो ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। किस रूप में ग्रहण करते हैं? ऑक्सीजन के रूप में ग्रहण करते हैं। आपको यही समझना होगा कि हम लोग ऑक्सीजन को लेते हैं और जब हम लोग छोड़ते हैं तो क्या क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या छोड़ते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। हमारे जो है वायुमंडल में कितने % ऑक्सीजन है? 21%। कितना है? 21%। 78% क्या है? नाइट्रोजन है। क्या है? नाइट्रोजन। तो 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। 0.03%। तो इस तरह से आपको याद रखना होगा, 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत सा जो और अलावा जो बच गया इसमें, उस सब मिला के बाकी गए से। आगे समझ में? फिर से समझिए, नाइट्रोजन के परसेंट 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा, और नाइट्रोजन के बारे में, ऑक्सीजन के बारे में और कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना होगा। साथ ही साथ जब हम लोग पढ़ेंगे आगे तो हम लोग जानेंगे कि सांस कितनी बार, औसतन 1 मिनट में कितने बार सांस लेते हैं? 16 बार। कितने लेते हैं? 16 बार। 16 से 18 बार, लेकिन याद रखना है 16 बार। कितना बार? 16 बार। नींद में रहने के बाद नहीं, नींद में रहने के बाद आप कम जाएगा, लेकिन ऐसे मुख्य रूप से हम लोग जो है कितना बार? 16 बार सांस लेते हैं। कई बार? सांस।
अब देखिए एक धड़कन धड़कता है उसको कहते हैं कई बार 72 बार, कई बार 72 बार। तो हमारा जो हार्ट जो है हार्ट बीट होता है, यानी धड़कन जो है धक धक करते रहता है, धक धक करता है ना, तो कई बार धड़कता है 72 बार, कई बार 72 बार। अब उसके बाद 16 से 18 बार सांस लेते हैं। क्या लेते हैं? सांस लेते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि सांस जो है हम लोग कितना बार लेते हैं? 16 से 18 बार, ठीक है। चलिए अब 72 बार क्या होता है? हृदय धड़कता है। क्या होता है? हृदय धड़कता है। तो इस तरह से आपको ध्यान में रखना है। फिर से आइए एक बार बोलिएगा, नासाद्वार, नासा कपाट, ग्रसनी, कंठ, ग्रासनली। यहाँ तक याद हो गया? फिर से बोलिए, नासाद्वार, नासा कपाट, उसके बाद क्या हो गया? ग्रसनी, उसके बाद कंठ, उसके बाद श्वास नली, ठीक है, उसके बाद श्वसनिका, उसके बाद श्वसनिका, और श्वसनिका सीधे फुसफुस यानी फेफड़ा। कहाँ जाएगा? फेफड़ा। फेफड़ा के पास में रहता है कुपिका। क्या रहता है? कुपिका रहता है। क्या रहता है? कुपिका। यहाँ तक ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग सांस लेते हैं तो यहाँ पर 2 नली है। यहाँ पर कितने नली है? 2 नली। एक रहेगा भोजन वाला, एक रहेगा भोजन पानी के लिए जाएगा, और एक रहेगा हवा प्रवेश करने के लिए ऑक्सीजन जो हो गया। है समझ में? तो 2 नली में दोनों नली को अपना अपना काम है। अगर इसका में ये जाएगा, इसका में ये जाएगा तो भी बेकार है। दोनों में अगर दोनों में से कोई भी एक अलग अलग चल गया तो क्या हो जाएगा? बेकार है। क्यों? आपको गड़बड़ हो सकता है। जैसे अब देखिएगा यहाँ पर जो आपको नाक दिख रहा होगा, तो नाक के अंदर नासा कपाट जब हम बताएं तो नासा द्वार के अंदर जो होता है बाल होता है, छोटा छोटा। क्या होता है? बाल होता है। तो ये बाल क्यों रहता है? क्योंकि बाल जो है हमको लाभदायक महसूस हो जाता है, वो आपको लाभदायक कर देता है। जैसे मान लिया जाए कहीं हम लोग धूल कण में जाते हैं, या फिर ऐसे भी वातावरण में धूल उड़ते रहता है, गंदगी उड़ता है, तो इससे क्या होता है? जब हम लोग सांस लेते हैं तो बहुत से कण को हम लोग सांस के द्वारा खींच लेते हैं, जो उसको रोकने में मदद करता है। कौन? छोटा छोटा जो बाल रहता है वो। उस बाल से भी जब नहीं रुक पाता है तो जब हम लोग वायुमंडल से सांस लेते हैं तो उसमें जानते होंगे कि ऑक्सीजन में जल वाष्प की मात्रा होती है। किसकी मात्रा होती है? जल वाष्प की मात्रा होती है। और ऑक्सीजन हल्का गैस की भारी गैस? भारी गैस। नाइट्रोजन हल्का गैस है, इसलिए हम लोग को ज़्यादा नाइट्रोजन 78% मात्रा में है वायुमंडल, तो हम लोग नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिला के लेते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन ही हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन तो जल वाष्प में रहता है। क्या रहता है? तो जब जल वाष्प लेते हैं तो हमारा जो है देखिएगा यहाँ पर मतलब जो बाल रहता है वहाँ उसके पास नमी रहता है। क्या रहता है? नमी। तो वहाँ पर से आप समझ जाइएगा, जब हम लोग सांस उस लेते हैं तो वहाँ से गर्दा उर्दा उड़ के सट जाता है। तो वो सट जाता है तो धीरे 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 क्या बन जाता है? सूखने के बाद नकटी बन जाता है। क्या बन जाता है? नकटी। तो उसको हम लोग फिर बाद में साफ कर लेते हैं। नहीं, बाद में क्या कर लेते हैं? साफ। और सर्दी उर्दी होल रहेगा तब पूरा मारो, पूरा हड़ास दबर खत्म नहीं, और उसको हम लोग क्या करते हैं? एकदम बढ़िया तरीके से साफ कर लेते हैं। तो वह जो नकटी कैसे बनता है तो ये भी समझ गए होंगे कि नकटी बनने का मेन कारण कि वायुमंडल में जो हो गया वो जल वाष्प रहता है। तो जल वाष्प क्या समझे? जल वाष्प जैसे हम लोग सांस लिए तो नाक का जो छोटा छोटा जो बाल रहता है वो मदद करता है। क्या चीज़? कि जो गंदगी आता है, धूलकण आता है, उसको रोक लेता है। अगर वहाँ से नहीं रुकता है तो उसके आगे जो होता है एक दर्भ होता है, चिपचिपा सा दर्भ, देखिएगा चिपचिपा सा दर्भ रहेगा। वो दर्भ जो है उसको सटा लेता है अपने अंदर, उसके आगे नहीं जाने देता, नहीं तो फेफड़ा उफड़ा में जाएगा तो बीमारी हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। तो यहाँ से जैसे बाल हो गया, अब बाल के पास ही जो चिपचिपा पदार्थ रहता है वो अपने अंदर उसको क्या कर लेता है? धूल गर्दा को उसमें चिपक जाता है और उसके बाद फ्रेश सांस अंदर जाता है। इसीलिए तो ग्रसनी के आगे कहाँ गया? ग्रसनी के आगे कभी नहीं, यहाँ से यहाँ के बाद इसके आगे ही नहीं जा पाएगा। यहीं पर एक चिपचिपा पदार्थ होता है। कभी कभी देखिएगा कि मान लिया जाए अगर नहीं समझ में आ रहा है इसे, तो कभी कभी देखिएगा जब मुंह ब्रश व्रश कीजिएगा, मुंह धोइएगा नहीं, तो उसके लिए जब एकदम आराम से करिए, कस के कीजिएगा तो देखिएगा पूरा सब बाहर हो जाता है कि नहीं हो जाता? अरे जिसको कहते हैं खेखार रे, खेखारते हैं ने, हाँ, तो खेखारते हैं तो खेखारते तो खेखार के फेंके। उसके बाद जब आप लोग के अंदर जो बनता है यहाँ, इसको कहते हैं नेट। क्या कहते हैं? नेट। तो नेटा जो फेंकते हैं हम लोग, वो सब क्या हो गया? वो सब आपको मदद करता है श्वसन के क्रिया में कि स्वच्छ हवा जाए। कौन हवा जाए? स्वच्छ हवा जाए। तो इसलिए आपको ध्यान में रखना है नकटी कैसे बनता है। अगर ये भी प्रश्न पूछ जाए तो बता देना है, नहीं बता दीजिएगा। अब देखो हम लोग जो है भोजन करते हैं, क्या करते हैं? भोजन करते हैं। पाचन तंत्र में भी आपको पढ़ना है, श्वसन तंत्र में भी पढ़ सकते हैं। श्वसन तंत्र में भी पढ़ रहे हैं तो पाचन तंत्र में क्या होगा कि जैसे हम भोजन को किए,
भोजन को किए, तब भोजन जब ग्रहण कर रहे हैं तब भोजन ग्रहण करने के साथ साथ अंदर जाएगा, ठीक है। तो उसके आगे हम इसको इस टॉपिक को पढ़ाएंगे आगे, अंदर वाला हम पाचन तंत्र में। कहाँ पढ़ाएंगे? पाचन तंत्र, इस श्वसन तंत्र में अभी फिलहाल उतना ही। चलिए आगे कीजिएगा, आगे देखिएगा दिया हुआ है आपका मानव श्वसन क्रिया। देखिए मानव श्वसन क्रिया में दो बात होती है, एगो हम श्वसन को लेते हैं, एगो छोड़ते हैं। एगो क्या करते हैं? लेते हैं, और एगो छोड़ते हैं। तो देखो जिसको हम लोग लेते हैं उसको कहते हैं अंतः श्वसन, और छोड़ते हैं तो उच्च श्वसन। याद रहेगा, अंतः श्वसन उच्च श्वसन, अंतः श्वसन उच्च श्वसन, अंतः श्वसन उच्च श्वसन। कहता है अंतः श्वसन जो होता है, अंतः श्वसन के दौरान जो बाछिए गुहा है वो फैल जाता है। बाछिए का मतलब कि देखो आया समझ में, जैसे और उसके बाद कहता है ये मूल आकार में वापस आ जाता है। जब हम लोग सांस को छोड़ते हैं तो मूल आकार में वापस रहता है। ऐसे जैसे हम लोग लिए तो ऊपर से लग रहा है कि क्या हो गया, चिपक रहा है, लेकिन ये चिपक रहा ही, लेकिन अंदर में क्या हो रहा है? फैल रहा है। तो अंदर में फैल रहा है तभी तो पूरा अंदर खींच रहा है सांस। जैसे देखिए तो यहाँ पर चिपका, लेकिन अंदर का जो नली होगा वो क्या हो गया? फैल गया। तो अंदर में फैला तो वही कह रहा बछिए जो रहता है वो क्या हो जाता है? फैलता है, और इसमें मूल आकार में फिर वापस आ जाता है। मूल आकार में दूसरा अंतर, पसलियों से संलग्न पेशियां सिकुड़ जाती है। यहाँ पर भी बताएं पसली होता है, बताए ना पसली होता है। तो जो पसली होता है तो पसली जो होता है वो सिकुड़ जाता है। क्या हो जाता है? सिकुड़ जाता है। और इसमें जो होता है स्थिल रहता है। स्थिल मतलब जैसन है वैसने, तो उसको कहते हैं स्थिल। क्या कहते हैं? स्थिल। उसके बाद कहते हैं वक्ष जो है ऊपर और बाहर की ओर गति करता है, इसमें अपने स्थान पर वापस आ जाता है। इसमें ऊपर और बाहर की ओर गति करता है वक्ष जो रहता है, लेकिन इसमें क्या करता है? अपने स्थान पर वापस रहता है। इसीलिए कहता है कि भोरे भोरे एकदम एक दो बार तुम कस के लंबा सांस खींचो। दौड़ते दौड़ते व्यक्ति जो थक जाता है तो उसके लिए कहता है लंबा सांस खींचो, ताकि अंदर से एकदम पूरा एनर्जी यहाँ से एकदम पूरा कर दे। श्वसन पूरा ऊर्जा प्रदान करता है कि नहीं? एक बार सांस लो तो हुमच के दम दीजिए, जिसका नेट उठ रहेगा सब सुड़क जाएगा तुम। ले जल्दी खींच के, और वहां पर मिर्चाई के गुंडी जीरी डाल दें, पूरा नाक में एकदम ना हो जाएगा पूरा। तो यही आपको समझना है कि बाहर से अंदर। अब देखिएगा दबाव, अब देखिए कहता है जो है वायु का दाब बढ़ जाता है। वायु का दाब क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। फेफड़ा से बाहर हो जाता है क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। आइए अंदर की ओर खींच लेता है, वायु का दाब कम हो जाता है और वायु फेफड़ा में भर लेता है। वायु फेफड़ा में भर लेगा ऑक्सीजन, और उसके बाद पूरा यहाँ से सर्कल होके बाहर निकाल देगा क्या चीज? कार्बन डाइऑक्साइड। ये अंदर में आपको जो है शुद्ध रक्त को कौन ले जाता है? एक होता है क्या चीज? एक होता है फेफड़ा। फेफड़ा में क्या क्या होता है? फेफड़ा में होता है क्या क्या होता है जी? धमनी, एक सिरा। रक्त में आपको पढ़ाएंगे हम। कहाँ पढ़ाएंगे? रक्त में पढ़ाएंगे, लेकिन श्वसन के दौरान भी काम करता है। श्वसन के दौरान भी काम करता है, क्योंकि श्वास जो होता है उसी से तो रक्त जो है आपको जो है शुद्ध रक्त और शुद्ध रक्त बनता है। किससे बनता है? श्वास से ही, कार्बन डाइऑक्साइड से ही बनता है, ऑक्सीजन से। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे हम लोग पढ़ें अंतः श्वसन, श्वास द्वारा वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना अंतः श्वसन कहलाएगा। अंतः श्वसन किसे कहेंगे? वायुमंडल से गैसों को अंदर ले जाना। तो अंदर ले जाएंगे तो उसको क्या कहेंगे? अंतः श्वसन। उच्छ्वास, फेफड़ों से वायु को बाहर निकालना। तो बाहर निकालेंगे तो क्या कहेंगे उसको? उच्छ्वास। क्या कहेंगे? उच्छ्वास। ध्यान दीजिएगा, समझ में आ रहा है जी? चलिए अंतः श्वसन क्या हो गया? बाह्य श्वसन क्या हो गया? चलिए अंतः श्वसन समझिएगा। अंतः श्वसन में कहता है कि सांस द्वारा वायुमंडल से जब हम क्या करते हैं? ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ग्रहण करते हैं यानी गैसों को अंदर ले जाते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? अंतः श्वसन। और जब हम लोग छोड़ेंगे उच्छ्वसन। आएगा क्वेश्चन, उच्छ्वसन में अंतर स्पष्ट कर लिख दीजिएगा। चलिए आगे। उच्छ्वसन हो गया स्थलीय जीव। श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग जो करता है ना, वायुमंडल से जो ऑक्सीजन का उपयोग करता है तो उसे क्या कहते हैं? स्थलीय जीव का काम क्या है? श्वसन के लिए वायुमंडल से ऑक्सीजन का उपयोग करना। ठीक है। चलिए जितना भी स्थलीय जीव, चाहे जो भी स्थलीय जीव है, यह नहीं कि सिर्फ मनुष्य, चूहा हो, गिद्दड़ हो, चमगादड़ हो, बंदर हो, सांप हो, बिच्छू हो, है ना, जितना चीज रहेगा सब कहाँ से इस्तेमाल करता है? वायुमंडल से। कहाँ से इस्तेमाल करता है?
जो जीव जल में रहते हैं, जल में ऑक्सीजन घुलल रहता है, हल्ला कर रही है, जल में ऑक्सीजन घुला हुआ रहता है। तो जो जीव जल में रहता है, जल में जैसे मछली, बहुत सारा चीज, मेढक भी रहता है। मेढक तो मिट्टियों के अंदर रहता है, घुसल नहीं रहता है, और उसके बाद मिट्टी के ऊपर भी और पानी में भी, यानी कि वो उभयचर है। क्या है? उभयचर है। तो उभयचर प्राणी जो रहते हैं वह सभी जगह रहते हैं, जल और स्थल दोनों में, उससे क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान में रखना, जो जीव जल में रहते हैं वो जल में बिले यानी जो घुला हुआ ऑक्सीजन है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो श्वसन का जो चैप्टर था, जो चैप्टर में था इंपॉर्टेंट बातों को उसको हम समझा दिए। तो आपका जैव प्रक्रम खत्म हो गया और श्वसन खत्म हो गया। 2 चैप्टर जीव विज्ञान का समाप्त हो गया। अगला चैप्टर आएगा परिवहन। क्या आएगा? परिवहन आएगा। इसके बाद जो है अगला चैप्टर परिवहन आएगा। लेकिन इसके पहले अब आप लोग के लिए जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे उसको हम इकट्ठा आप लोग को लिखवा देंगे। ठीक है, ताकि उसे एक बार पहले बना लीजिएगा। उसे एक बार क्या कर लीजिए? बना लीजिए। उसके बाद एक दिन चलेगा ऑब्जेक्टिव का टेस्ट। आप लोग को ऑब्जेक्टिव का क्या चलेगा? टेस्ट। उस टेस्ट में पहले ले लेंगे आप लोग को सिर्फ पहला चैप्टर से, जैव प्रक्रम से पहले टेस्ट ले लेंगे। उसके बाद फिर ले लेंगे वहन से। ठीक है, या वहन से नहीं, क्या कहता है? श्वसन से। क्योंकि चैप्टर बाय चैप्टर टेस्ट लेते जाएंगे तो आप लोग को ऑब्जेक्टिव भी आपके पास जमा हो जाएगा। और धीरे धीरे जब 2-4 महीना के बाद आपके पास बहुत सारा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, जब उससे याद कर लीजिएगा तो जब आपका लास्ट क्षण रहेगा तो आप जब खरीदते हैं बहुत सारा गेस्ट पेपर खरीदते हैं तो क्वेश्चन आप देखिएगा कि हूबहू वही क्वेश्चन मिल जाएगा। आधा से अधिक आपको पहले से याद रहेगा तो उस समय दबाव आपके ऊपर कम रहेगा। नहीं तो ऐसा होगा कि एक समय कम बचा, 1 महीना में क्या पढ़ें, है नहीं होता है। समय अगर तो नज़दीक आ जाता है तो लगता है ये पढ़ें। समय नज़दीक आने के बाद, इसलिए मेहनत करते रहिए, अपनी तैयारी को बरकरार रखिए। ठीक है, चलिए ध्यान से रखना है हमेशा, समझ गए न। और इसको हमेशा जो भी पढ़ाया जाता है उसको कम से कम पढ़ लीजिए 1-2 बार, तो बढ़िया से याद रहेगा। ठीक है, तो चल आप लोग को याद करते रहना है। हम कुछ क्वेश्चन को भी देते हैं जीव विज्ञान से, उसको लिखना है। क्या करना है? लिखना है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। चलिए देखिएगा, कुछ क्वेश्चन आप लोग को अंतिम में ध्यान में रखना है। ठीक है, 15 क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। इसमें आंसर भी दिया हुआ है, लेकिन इसको नोट नहीं करना आंसर को, सिर्फ क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और जो वीडियो को देख रहे हैं रोक के क्वेश्चन को लिख लीजिएगा और बना लीजिएगा। ठीक है, आंसर भी आप लोग का तो रिकॉर्ड हो ही जाएगा, तो आप लोग स्टॉप करके आंसर भी लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो पहला क्या हो जाएगा? उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जन में भाग लेने वाले वृक्ष से संबंधित अन्य रचनाओं की सूचीबद्ध को करें। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देखिएगा, पोषण क्या है? क्या है पोषण? क्या है इनके विभिन्न चरण कौन कौन से हैं? पोषण क्या है, इनके विभिन्न चरण कौन कौन से? ठीक है, अगला क्वेश्चन, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक परिस्थितियां कौन सी है? इसके उत्पाद क्या है? अगला क्वेश्चन में है, श्वसन के लिए ऑक्सीजन प्राप्त करने की दिशा में एक जलीय जीव की अपेक्षा स्थलीय जीव किस प्रकार से लाभदायक है? क्वेश्चन अगर जैसे जल्दी पार हो रहा है तो आप रोक लीजिएगा और आराम से लिख लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, श्वसन क्या है? ठीक है, उसके बाद लिख लीजिए, श्वसन की आवश्यक शर्तें क्या है? इसके उपोत्पाद क्या है? अगला क्वेश्चन, परिसंचरण तंत्र से आप क्या समझते हैं? उसके बाद उत्सर्जन क्या है? मानव में इसके 2 प्रमुख अंगों का वर्णन करें, यानी उसका नाम लिखें। उसके बाद है, बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों में क्या महत्व है? बाष्पोत्सर्जन क्रिया का पौधों में क्या महत्व है? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है? मूत्र बनाने की मात्रा का नियमन किस प्रकार से होता है? उसके बाद है, बाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। बाष्पोत्सर्जन को परिभाषित करें। अगला, क्या शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं में छोटी आंत की लंबाई में भिन्नता होती है? यदि हाँ तो क्यों? ठीक है, क्यों होती है उसके बारे में भी लिखना है। अगला, मनुष्य में दंत क्षरण का क्या कारण है? दंत क्षरण के बारे में भी लिख देना है। उसके बाद लिखना है, दंत पलांक एवं दंत अस्थि क्षय क्या कहलाता, यानी क्या समझते हैं? इस 15 क्वेश्चन को बना के रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम इसके आगे चलेंगे। ठीक है, अब ऑब्जेक्टिव का बारी बचा हुआ है, ऑब्जेक्टिव भी अभी बचा हुआ है। ठीक है, चलिए तो आज जो है आप लोग को ध्यान में रखना है, आप लोग का श्वसन खत्म हो गया, जैव प्रक्रम खत्म हो गया, अगला चैप्टर परिवहन होगा, उसको ध्यान से रखना है। ठीक है, समझ गए न? बढ़िया तरीके से मेहनत करते रहिए, क्योंकि अब एग्ज़ाम आप ही लोग को देना है अगला 2023 में। 22 वाला तो काफ़ी नज़दीक आ चुका है, अब वो लोग तो एकदम रेडी है एग्ज़ाम देने की तैयारी के लिए। ठीक है, इसलिए ध्यान से हमेशा पढ़ते रहना है, क्योंकि जब आँखों में अरमान लिया
मंजिल को अपना मान लिया, है ना। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, इसी के साथ आज का क्लास को यहीं बंद करते हैं। जय हिंद।